हेलो एवरीवन, दिस इज राज सर। और आज हम बात करेंगे चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ओके, ये 11th क्लास का चैप्टर है बायोलॉजी का। तो इसको आज हम यहाँ पे पूरा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल क्या होती है? तो देखो, अगर बात करें बेटा सेल साइकिल को अगर हमको समझना है तो सबसे पहले हमको समझना होगा सेल को, है ना। कौन सी सेल को? स्पर्म को। फिर ओवम की बात करें, स्पर्म कहाँ से निकली? मेल से। और ओवम कहाँ से निकलेगा? फीमेल से, है ना। तो स्पर्म और ओवम जब फ्यूज होंगे तो इस फ्यूज की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। और जैसे ही फ्यूज होता है, अच्छा फ्यूजन कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। और उसके बाद जैसे ही फ्यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? आपका जाइगोट बनेगा। ओके, फिर जाइगोट क्या करेगा? ये फर्दर डिवीजन करेगा, यहाँ पर फिर से सेल डिवीजन होगा। और जैसे जाइगोट डिवीजन करेगा तो एक जाइगोट से कितने जाइगोट बनेंगे? दो जाइगोट बनेंगे। ऐसे ही फिर से डिवाइड करेगा तो दो से कितने बनेंगे? चार बनेंगे। चार से फिर आठ, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से ऐसे ऐसे कितने बन जाएंगे? मिलियंस बन जाएंगे। ओके, मिलियंस के बाद फिर विलियन सेल बन जाएंगी। और फिर उसके बाद हम और आप बनते हैं, यू एंड मी। तो हम आप बने कैसे? सिंगल सेल से। सिंगल सेल क्या है? जाइगोट। और जाइगोट क्या किया भाई? डिवीजन होता गया, डिवीजन होता गया। तो उसके बाद फिर क्या करते रहे हम लोग? डिवीजन करके और फिर हम लोग फाइनली बिलियंस ऑफ सेल में कन्वर्ट हुए। तो हम लोग ह्यूमंस कहलाए। ओके, या फिर कोई एयर एनिमल्स बोलते हैं या कोई और प्लांट्स बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वो तो। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि सिंगल पेरेंटल सेल, सिंगल पेरेंटल सेल इट्स प्रोजेनी, अदर वर्ड साइकिल ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ सिंगल सेल टू फॉर्म स्ट्रक्चर एंड कंसिस्टिंग अ मिलियंस ऑफ सेल। तो मिलियंस ऑफ सेल कैसे बनी, आपको एक ओवरव्यू पता लग गया होगा ना। अब इसके बाद आती है सेल साइकिल है क्या? व्हाट इज सेल साइकिल, है ना। तो सबसे पहला आता है कि सेल साइकिल एक्चुअल में है क्या। तो इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो, अगर हम सेल साइकिल की बात करें ना, तो सबसे पहले हम देखेंगे जैसे कि हमने एक सेल बना दी ये। ओके, ये क्या है आपकी? यहाँ पर क्रोमोसोम कितने हैं? 46। और ये क्या है आपका? 2 पिकोग्राम यहाँ पर डीएनए है। और इसके बाद जब ये सेल डिवाइड करेगी, अच्छा डिवाइड डायरेक्टली नहीं करेगी, सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा भाई? सेल का ग्रोथ होगा। तो ये सेल ग्रोथ करेगी। उसके बाद जैसे ग्रोथ करेगी थोड़ा सा ये सेल्स बढ़ जाएगी, है ना। तो इसका सेल का जो साइज रहेगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ग्रोथ कर रही तो साइज तो वो बढ़ाएगी। फिर उसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। क्या होगा? डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। और जैसे ही डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो यहाँ पर 2 पीजी था, अब डीएनए रेप्लिकेशन हो गया तो यहाँ पर डीएनए हो जाएगा आपका 4 पीजी, है ना। 4 पिकोग्राम हो गया। फिर उसके बाद जब 4 पिकोग्राम हो गया तो अब सेल क्या हो गई? डिवाइड कर गई। सेल क्या कर गई? डिवाइड कर गई। और सेल डिवाइड किया तो यहाँ पर 46 क्रोमोसोम, यहाँ पर भी कितने क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम। तो ऐसे ये दो डॉटर सेल में क्या हो गई? 2 डॉटर सेल में सेल क्या हो गई? कन्वर्ट हो गई। तो कहने का मीन्स हमको यहाँ पर 3 स्टेट के बारे में पता चला। कौन कौन सी? एक तो हमको पता चला कि सेल ग्रोथ के बारे में, है ना, सेल ग्रोथ के बारे में। दूसरा डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। और थर्ड क्या है? सेल डिवीजन के बारे में। और इन तीनों सीक्वेंस को एक साथ हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल बोलते हैं, है ना। जैसे कि तो यहाँ पर लिखा भी है कि सेल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, सबसे पहले सेल ग्रोथ होगी, फिर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, और फिर सेल क्या करेगी? डिवाइड कर लेगी। एंड टेक प्लेस ऑल दीज प्रोसेस सेल डिवीजन, इन्हीं सारी प्रोसेस को सेल डिवीजन कहेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ एंड हैंस हैव टू टेक प्लेस इन कोऑर्डिनेट टू इंश्योर द करेक्ट डिवीजन एंड फंक्शन ऑफ प्रोजोनी एंड कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम एंड द सीक्वेंस। अब यहाँ से डेफिनेशन आपकी बनती है, the sequence of event of which duplicate of genome and synthesis of other constitute of cell and eventually divide of the two daughter cell is called cell cycle। कहने का मीन्स ये कि सेल ग्रोथ हुई, उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, फिर सेल
का डिवीजन हुआ और इन सारे सीक्वेंस को हम एक साथ क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं। तो आई थिंक आप सेल साइकिल की डेफिनेशन समझ पा रहे होंगे। अब उसके बाद अगर हम बात करें फेज ऑफ सेल साइकिल, अब हम देखते हैं फेज ऑफ सेल साइकिल। अब हमने क्या किया, सेल साइकिल को दो फेज में डिवाइड कर दिया, है ना सर। कौन कौन सी फेज? तो एक है आपकी इंटरफेस, देखो ये जो आपको दिख रही है ना, यहाँ से लेके और यहाँ तक की फेज, तो इसी को हमने क्या कहा, इंटरफेस। और इसके बाद जो ये फेज है, तो इसको हमने क्या कहा, एम फेज। ये क्या है आपकी, एम फेज। तो हमने सेल साइकिल को दो फेज में डाल दिया, इंटरफेस और एम फेज, है ना। इस तरीके से ये डिवाइड करती रहेगी, मतलब इसको मैनर में। तो क्या हुआ, टिपिकल यूकोटिक सेल इज अ ह्यूमन सेल इन कल्चर, दीज आर सेल वंस अप्रोक्सीमेटली 24 आवर। अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो इसको डिवाइड होने में कितना टाइम लगता है, 24 घंटे। अगर एक ईस्ट सेल की बात करें तो ईस्ट सेल को डिवाइड होने में लगभग 90 मिनट का टाइम लगता है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया 20 मिनट में हो जाता है ना। तो सबसे पहले देखेंगे इंटरफेस क्या है, एम फेस क्या है, इनमें जनरली जो डिफरेंस है वो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, है ना। देखो, तो आता है सबसे पहले कि इंटरफेस क्या है और दूसरा है आपका एम फेस क्या है। तो इंटरफेस को हम रेस्टिंग फेस बोलते हैं, है ना। तो कहने का मीन्स ये रेस्ट नहीं कर रही होती, यहाँ पर ये सेल डिवीजन की तैयारी कर रही होती है। फिर एक्चुअल सेल डिवीजन क्या होता है आपका, एम फेज में होता है। एक्चुअल सेल डिवीजन कहाँ होता है, एम फेज में होता है। तो इसको ऐसे समझते हैं, सपोज दैट आपका 15 अगस्त के दिन फंक्शन है ना, 15 अगस्त के दिन फंक्शन है। तो ये बताओ 15 अगस्त को जब फंक्शन है तो उसकी हम जो प्रैक्टिस होती है तो 10 अगस्त से स्टार्ट कर देते हैं, है ना, 10 अगस्त से। तो जब 10 अगस्त से हमने ये देखो स्टार्ट कर दिए, तो स्टार्टिंग 10 अगस्त से लेके और 14 अगस्त तक का जो टाइम है, 10 से लेके 14 तक का जो टाइम है, तो यहाँ पर अपन तैयारी करते होते हैं। तो यहाँ पर ये तैयारी कहाँ पर, डांस के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ये सेल डिवीजन की तैयारी करते, तो इसी को बोलते हैं रेस्टिंग फेज। ऐसा नहीं कि ये रेस्ट कर रही होती ना। और एक्चुअल जब आपका परफॉर्मेंस हुआ किस दिन, ऑन द टाइम ऑफ 15 अगस्त, ओके, तो इस दिन क्या हो जाएगा, आपका सेल डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे ही आप इसको थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करना है। सेल इज अ प्रिपेयर फॉर द डिवीजन बाय अंडरगोइंग वॉच सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन ऑर्डरली मैनर, है ना। तो इस टाइम पर सेल क्या होती है, प्रिपेयर कर ली होती है। तो ये सबसे बड़ा टाइम होता है, मतलब ये कि 95% जो टाइम स्पेंड होता है कहाँ पर, इंटरफेस में। बाकी 5% टाइम स्पेंड कहाँ पर होता, एम फेज में होता है ना। फिर लास्ट मोर 95% ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल एंड 5% कहाँ पर आपका एम फेज में। फिर एम फेज दो तरह की होती हैं। एम फेज को हमने दो तरह से डिवाइड किया, एक को हमने बोला कैरियोकाइनेसिस, दूसरे को साइटोकाइनेसिस बोला। तो कैरियोकाइनेसिस में 4 फेज आ जाएंगी, है ना, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस, है ना। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। तो इनमें क्या होगा, देखो कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, क्या होता है, न्यूक्लियस। तो अगर न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो उसी को बोलेंगे हम कैरियोकाइनेसिस। और साइटोप्लाज्म का मतलब होता है, देखो ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर जो ये भरा है, तो ये क्या है आपका, साइटोप्लाज्म है ना, ये साइटोप्लाज्म है। तो ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ तो उसी को बोलेंगे हम साइटोकाइनेसिस। तो लिखा है साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हमने कहा साइटोकाइनेसिस, और न्यूक्लियस के डिवीजन को हमने क्या कहा, कैरियोकाइनेसिस। तो अब स्टार्ट करते हैं हम इंटरफेस, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन इंटरफेस, और इंटरफेस को हमने डिवाइड किया 3 फेज में, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ठीक है ना। तो G1, S और G2 फेज। अब देखो, अब यहाँ से अगर हम एक कॉन्सेप्चुअल की बात करें तो जैसे यहाँ से सेल निकली तो ये कहाँ पर जाएगी, G1 फेज में जाएगी, और G1 फेज में जाएगी तो ये क्या हो रही, डिवाइड करना है, S में जाएगी, G2 में जाएगी, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। या फिर ये क्या होती है भाई, G0 फेज में चली जाती है, तो इसको भी समझेंगे, जी नॉट फेज जनरली इसको बोलते हैं, तो G0 फेज में चली जाती है ना। तो ऐसा क्यों होता है, तो तीनों स्टेज को अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं G0 फेज, G0 भी बोलते हैं, G0 फेज। तो सम सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर, कुछ सेल फिर से डिवाइड नहीं करना चाहती हैं, तो G1 से निकल कर, लिखा ना एग्जिट ऑफ G1। अब देखो ये क्या है आपके G1 है, ये क्या है आपके G1,
तो यहाँ से देखो, अगर ये एस में आ गई तब तो डिवाइड कर रही, लेकिन यहाँ से एग्जिट हो गई वो और एक अलग स्टेज में चली जाती, तो उसी को हम बोलते हैं जी नॉट। उसको हम क्या बोलते हैं? जी नॉट। तो G1 से निकलकर ये एंटर कर जाती है इनएक्टिव स्टेज में, और इसी को हम बोलते हैं जी नॉट, या जी नॉट का एक और नाम है क्विसेंट स्टेज, है ना। तो ये ध्यान रखना कि G1 से सेल निकलकर जी नॉट में चली जाती है, इसको हम बोलते हैं क्विसेंट स्टेज। सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव। सेल यहाँ पर मेटाबॉलिकली एक्टिव है, लेकिन नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड डू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये डिपेंड करती है रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर सपोजेड ऑर्गेनिज्म को उसकी जरूरत ही है ना, सपोजेड कोई ऐसा ओकेजन आ गया कि जब सेल को डिवाइड करना पड़ रहा, तो उस टाइम पर ये डिवाइड हो जाएगी, है ना। जैसे कि सपोजेड हमको चोट लग गई है ना, तो ऐसे कोई सिचुएशन आ गई तो फिर ये सेल क्या कर जाएगी? डिवाइड कर जाएगी। फिर देखते हैं हम G1 फेस। G1 फेस क्या है? तो G1 तो आपको पता ही है ना, कि ये G1 है, फिर इसके बाद S और फिर G2। तो G1 फेस क्या है? तो ये माइटोसिस और डीएनए, देखो यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और G1 के पहले क्या है? माइटोसिस। इसको ऐसे समझो, देखो ये डायग्राम है आपका, ये है आपकी माइटोसिस फेस। माइटोसिस के बाद फिर क्या आ गई? G1 आ गई, फिर क्या आ गई आपका? S, फिर क्या आ गया आपका? G2। तो देखो तीनों को रिलेट करना है। अगर उसने पूछा कि G1 फेस क्या है, तो आपको बताना S और M फेस के दोनों के बीच की फेस को अपन ने बोला G1। अगर उसने S बोला तो आपको बताना G2 और G1 के फेस को हमने क्या बोला? S फेस। और अगर उसने G2 पूछा, G2, तो देखो, तो G2 के बाद क्या आ जाएगा भाई? G2 के बाद फिर क्या आ जाएगा आपका? फिर से M। तो आपको बता देना S और M के बीच के फेस को अपन ने क्या कहा? G2 कहा। फिर इसके बाद M के बाद फिर क्या आ जाएगा आपका? G1 आ जाएगा, है ना। तो ये तो पूरा चलता रहेगा। तो यही सारा सीक्वेंस है, देखो। तो G1 फेस की बात करें तो G1 फेस क्या है? इंटर माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए, मतलब M फेस और S फेस दोनों के बीच की फेस को अपन क्या बोलते हैं? G1 फेस कहते हैं। इसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और कॉन्टिन्यूसली ग्रो करती है, बट डज नॉट रेप्लिकेट। लेकिन यहाँ पर रेप्लिकेशन नहीं हो सकता है ना। रेप्लिकेशन डीएनए का नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनीज आर डुप्लीकेट, है ना। तो यहाँ पर सेंट्रियोल की बात कर रहा है। यहाँ पर जो सेंट्रियोल्स होते हैं, तो ये इस तरीके से, तो ये क्या हो जाते हैं? डुप्लीकेट कर जाते हैं ना, इनका डुप्लीकेशन यहाँ पे हो जाता है। कहाँ पे? G1 फेस में। अब देखते हैं हम S फेस। तो S फेस फिर से आपको बता देना है, ये G1 है, ये S है, और ये क्या है आपका? G2। तो आपको बताना कि G1 और G2 दोनों के फेस को अपन क्या, बीच की फेस को बोलते हैं S फेस। तो मार्क, अच्छा यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन एंड अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल। तो डीएनए यहाँ पर डबल होता है, जैसे कि 2C है, तो 2C से क्या हो जाएगा आपका? 4C हो जाएगा। लेकिन नो इंक्रीज द इनिशियल क्रोमोसोम नंबर। अगर क्रोमोसोम नंबर 2n है तो इसका 4n नहीं होगा, इसका 2n ही रहेगा। कितना रहेगा? 2n का 2n, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। फिर इन एनिमल सेल्स सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन साइटोप्लाज्म। यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है, तो जो सेंट्रियोल्स रहते हैं ये डुप्लीकेट हो जाते हैं, है ना। डुप्लीकेट यहाँ पर हो जाते हैं। एंड डीएनए रेप्लिकेशन बिगेन इन न्यूक्लियस। तो डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ पर होता? न्यूक्लियस में होता है। फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं G2 फेज। तो G2 फेज क्या है? प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन अ प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस व्हाइल द सेल ग्रोथ एंड कॉन्टिन्यू। अब हम बात करें एनिमल सेल्स की और प्लांट सेल्स की बात करें, तो एनिमल सेल माइटोटिक डिवीजन ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमेटिक सेल। यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होता है, ये डिप्लॉयड सोमेटिक सेल में देखने को मिलता है। लेकिन प्लांट सेल की बात करें तो सो माइटोटिक डिवीजन बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड, है ना। तो एनिमल सेल में 2n में ही माइटोटिक होता है ना, क्योंकि पहले यहाँ पर माइटोसिस होता है, माइटोसिस फर्स्ट, और फिर माइटोसिस होगा, और फिर मियोसिस फर्स्ट होगा, और फिर मियोसिस आपका क्या होगा? सेकंड होगा। अभी अपन देखेंगे आगे। तो अब स्टार्ट करते अपन माइटोसिस। तो अपन ने इंटरफेस को देख लिया, अब स्टार्ट करेंगे अपन क्या? माइटोसिस। ओके, तो लेट्स नाउ स्टार्ट ऑफ। देखो ये सारा अपन ने देख लिया बेटा, जीवन देख लिया, है ना। देखो ये अपन ने सारा ही देख लिया। यहाँ पे अपन ने देखा G1 फेज, है ना। G1 फेज क्या होता था। फिर उसके बाद अपन ने G2 फेज भी देख लिया कि G2 फेज में आपका क्या हुआ था, है ना। G2 फेज में क्या हुआ था। और इसके बाद अपन ने G0 भी देख लिया,
जी नॉट फेस क्या होता था, और फिर एस फेस तो देख ही लिया, ए एस क्या है आपकी सिंथेसिस फेस है, तो ये चारों फेस अपन ने कवर कर ली। अब हम देखते हैं एम फेस। तो चलो अब इसको स्टार्ट करने वाले हैं एम फेस को। तो एम फेस को मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल कहा गया है, एंड यहीं पर मेनली आपका जो डिवीजन होता है यहीं पर होता है, इसी को हम बोलते हैं एक्चुअल सेल डिवीजन, या फिर यहाँ पर इक्वेशनल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। इसमें 4 स्टेज में डिवीजन होता है आपका न्यूक्लियर का, तो इसी को हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। तो पहली स्टेज है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टीलोफेज। ओके, तो कैरियोकाइनेसिस को हमने 4 स्टेज में डिवाइड किया। तो अपन देखते हैं सबसे पहली स्टेज मेटाफेज, ओके सॉरी प्रोफेज, देखो प्रोफेज। तो प्रोफेज में आपको क्या रखना है, इन पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना, बस ये 2 ही पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके। ओके, तो चलो मैं इनको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो देखो, तो इन पॉइंट में क्या लिखा है कि जो क्रोमोसोम रहेगा, देखो डायग्राम बना लेते हैं ना। डायग्राम में एक अच्छा सा डायग्राम ले लेता हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी के साथ समझाने की कोशिश कर सकूँ। ओके, चलो तो स्टार्ट करते बेटा अपन। हाँ देखो, तो हमने क्या कर लिया, एक सेल ले लिया, ठीक है ना, सेल ले लिया। अब सेल के अंदर क्या है आपका, ये न्यूक्लियस है, और ये क्या है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है आपके क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम, 2 और डिफरेंट क्रोमोसोम बना ले रहा हूँ, है ना। ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है आपकी। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके सेंट्रियोल्स रहते हैं, है ना, सेंट्रियोल्स रहते हैं, सेंट्रोसोम्स रहता है यहाँ पर। तो सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, ये पोल पर जाना स्टार्ट कर देते। तो कोई एक कहाँ गए, पोल पर जाना स्टार्ट कर देते। कोई ये भी, ये कहाँ पर आ गया, पोल पर आ गया। ओके, और जैसे ये पोल पर, देखो ये पोल है आपकी, ये क्या है आपकी पोल, ये भी क्या है आपका पोल है, ठीक है ना। जैसे ये पोल पर जाना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये क्या है आपकी 2n। तो यहाँ पर 2n में 46 होते हैं क्रोमोसोम, लेकिन यहाँ पर अपन ने ओनली 4 क्रोमोसोम को शो किया है, क्योंकि अपन को समझना है 46 तो बना नहीं सकते। ओके, तो ये आपकी क्या रहती है, इक्वेटर रहती है। ये क्या है आपकी इक्वेटर, इक्वेटर रहती है, ठीक है ना। तो प्रोफेज में क्या हुआ, देखो बस यही पॉइंट आए कि क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम, एंड क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज ऑफ 2 क्रोमेटिड। यहाँ पर हमने क्रोमोसोम को 2 क्रोमेटिड के रूप में देखा। अच्छा, क्रोमेटिड क्या होती है, जैसे देखो ये एक क्रोमोसोम, ये है एक क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो इसमें क्या रहता है, बीच में रहता है आपका सेंट्रोमियर, ये क्या है आपका सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर जिससे अटैच रहता है, ये देखो ये यहाँ पर, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। अभी अपन देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो एक ये क्रोमेटिड पी और ये क्रोमेटिड क्यू, ये दोनों ही क्रोमेटिड होती हैं। तो एक क्रोमोसोम में कितनी क्रोमेटिड, 2, है ना। अगर हम एक 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें, देखो 1 पेयर मतलब 4 आ जाएंगी। एक क्रोमोसोम की बात करें तो एक में कितना है, 2 क्रोमेटिड है ना। तो ये लिखा है क्रोमोसोम आर सीन कंपोज्ड ऑफ द 2 क्रोमेटिड अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। तो देखो एक क्रोमेटिड ये है और एक ये है, और ये दोनों किससे अटैच है, आपका सेंट्रोमियर से। पॉइंट क्लियर। फिर सेकंड देखते हैं, सेकंड पॉइंट आपका क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट आपका कह रहा है कि सेंट्रोमियर विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन। यहाँ पर सेंट्रोमियर ये था, इसका डुप्लीकेशन हुआ, एंड ड्यूरिंग द इंटरफेस, कब हो गया, इंटरफेस में अपन ने देखा था, एंड विगेन मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। देखो ये कहाँ पर जाना स्टार्ट कर दिया इसने, अपोजिट पोल पर। देखो ये आ गया ना अपोजिट पोल पर, ये वाले साइड, ये वाले साइड, अपोजिट पोल पर इसने जाना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। ईच सेंट्रोसोम रेडिएट आउट माइक्रोट्यूबल्स कॉल्ड एस्टर। अब देखो यहाँ पर एस्टर भी निकल आएंगे, है ना। तो चलो मैं एस्टर को भी यहाँ पर निकाल ही दे रहा हूँ बेटा, एस्टर को। चलो देखो जैसे देखो यहाँ ये इनसे क्या निकलेंगे, चलो थोड़ा सा दूसरा, इनसे क्या निकलेंगे, देखो ये इनसे क्या निकलेंगे, ये एस्टर निकलेंगे, है ना। इसी को अपन क्या बोलेंगे, सेंट्रियोल से क्या निकलेंगे, ये रे निकलती हैं, तो इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं।
इसको अपन ने क्या नाम दिया, एस्टर, ठीक है ना, ये एस्टर हो जाएगा, ठीक है ना। एंड टू एस्टर टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर फॉर्म माइटोटिक एपिटर्स। तो ये जो एस्टर रहेंगी तो ये मिलकर क्या बनाएंगे फिर आपका माइटोटिक एपिटर्स बनाएंगे। ओके, तो बस प्रोफेस इतना ही था, इतने ही 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक और बात ध्यान रखो कि एट द एंड ऑफ प्रोफेस, जब प्रोफेस का एंड होगा तो व्हेन द व्यू अंडर द माइक्रोस्कोप, जब इसको हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें हमको गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप ये शो नहीं होंगे, ये हमको दिखाई नहीं देंगे। अब हम देखते हैं दूसरी स्टेज, मेटाफेज। ओके, तो मेटाफेज स्टार्ट करते बेटा। तो मेटाफेज में क्या हुआ इसको अपन को देखना है। चलो तो देखते हैं मेटाफेज। तो मेटाफेज देखो, इसमें भी कुछ पॉइंट्स आपके इंपोर्टेंट है कि अगर हमको क्रोमोसोम की वेस्ट स्टडी करना है तो वेस्ट स्टडी करने के लिए कौन सी स्टेज है आपकी, मेटाफेज है ना। तो द स्टेज ऑफ मॉर्फोलॉजी कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट इजीली स्टडी, यहाँ पर हम क्रोमोसोम की आसानी से स्टडी कर सकते हैं। ये 2 क्रोमेटिड्स और काइनेटोकोर, देखो ये काइनेटोकोर की डेफिनेशन दी गई है। काइनेटोकोर क्या है, स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर, इज कॉल्ड काइनेटोकोर। ओके, फिर उसके बाद हम देखते हैं मेटाफेज प्लेट, अभी बताऊंगा आपको। चलो यहाँ पर भी 2 पॉइंट इंपोर्टेंट है तो इसको देखते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट इंपोर्टेंट है, तो स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर। अब देखो काइनेटोकोर क्या था आपका, यहाँ पर फिर से डायग्राम बना ले रहा हूँ। तो सपोज दैट जैसे ये है, तो यहां पर हमने क्या कर दिया बेटा कि जो आपके काइनेटोकोर है, देखो हमने क्या कर दिया, जो क्रोमोसोम थे ये इक्वेटर पर अलाइन हो गए। देखो द प्लेन ऑफ अलाइन ऑफ द क्रोमोसोम एट द मेटाफेज इज रेफर्ड टू द मेटाफेज प्लेट। तो इन्होंने क्या किया, जो क्रोमोसोम थे अब ये इक्वेटर पर अलाइन हो गए। देखो ये क्रोमोसोम है आपके, ये है ना, 2 क्रोमोसोम डिफरेंट बना ले रहा हूँ। ये क्रोमोसोम, ये पेरेंटल, ये मैटरनल। तो ये क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर है, इनमें ये सेंट्रोमियर है। और फिर इनमें अपन को क्या बताना है, काइनेटोकोर बताना। चलो यहाँ पर काइनेटोकोर, ये भी काइनेटोकोर, ये काइनेटोकोर, ये भी काइनेटोकोर, ये भी काइनेटोकोर, ये भी काइनेटोकोर, ये। तो ये इक्वेटर पर अलाइन हो गए और इन्होंने एक प्लेट बना ली और इसी प्लेट को अपन क्या नाम देंगे, मेटाफेज प्लेट। अब हुआ क्या, यहाँ पर क्या था आपका सेंट्रोसोम, यहाँ पर सेंट्रोसोम था, यहाँ पर एस्टर भी बन गई थी। तो अब क्या करेंगे, जो स्पिंडल फाइबर बना था यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा काइनेटोकोर से। देखो ये स्पिंडल फाइबर ये आएगा, लो ये आएगा, ये आएगा और ये अटैच किससे हुआ, काइनेटोकोर से। देखो ये आएगा इस तरीके से, ये अटैच हो गया आपका काइनेटोकोर से। तो देखो ये अटैच हो गया आपके काइनेटोकोर से, और जैसे ही काइनेटोकोर से अटैच हुए तो क्रोमोसोम आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर। अब ये क्रोमोसोम जो देखो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या करेंगे, मूव, देखो ये ऐसे मूव करेंगे ये इस साइड। तो जो दोनों क्रोमेटिड, देखो अगर हम बात करें कि एक क्रोमेटिड ये है और एक क्रोमेटिड ये है ना, और बीच में क्या है आपका सेंट्रोमियर, है ना। अब देखो ये वाली क्रोमेटिड और ये दोनों अलग हो जाएंगी। तो लिखा है कि गेट अलाइन मेटाफेज प्लेट एंड थ्रू द स्पिंडल फाइबर बोथ फुल। तो ये अब इसको खींचना स्टार्ट करेंगे, है ना। एक्चुअल में कहाँ पर आपको दिखाई देगा, एनाफेज में ना। तो यही लिखा है इसमें। तो इसमें भी 2 ध्यान रखना पॉइंट कि एक तो अटैच काइनेटोकोर से अटैच हुआ और उसको बोथ पोल पर ले जाना उसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अब देखते हैं हम एनाफेज। तो एनाफेज में फिर से आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना। अब जैसे ही एनाफेज में गए, जैसे ही एनाफेज में देखो यहाँ पर क्या था आपका, क्रोमोसोम था ना, ये यहाँ पर आपके क्या थे, क्रोमोसोम थे नहीं ये। अब यहाँ पर जो काइनेटोकोर था तो इसने क्या किया था, स्पिंडल फाइबर ने इसको ले जाना स्टार्ट कर दिया। देखो ये ऊपर चले गए ना। तो देखो ये 2 क्रोमोसोम ये फादर के हैं और 2 क्रोमोसोम किसके, मदर के हैं। तो ये जाएगा ऊपर, तो ऐसे जाता है ये, जैसे ये है। अब इसको ये खींच के ले जाए तो ऐसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, ऐसे। तो यही तो देखो ऐसे, इस तरीके से ये हुआ कि नहीं, ये। और नीचे वाली, ये नीचे वाली भी इस आ जाएंगे, इस साइड से आ जाएंगे, इस साइड से, इस साइड से, है ना। तो इस तरीके से ये खिंच जाते हैं। और तो लिखा सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। सेंट्रोमियर इनके बीच में था, ये सेंट्रोमियर। अब ये देखो ये टूटा,
सेंट्रोमियर टूटा तो जो क्रोमेटिड थे ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, ये दोनों क्रोमेटिड क्या होगी, सेपरेट, एंड क्रोमेटिड मूव अपोजिट पोल। अब इन्होंने क्या कर दिया, तो ये वाली यहाँ पे और ये वाली यहाँ पर, इन्होंने अपोजिट पोल पर जाना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। ओके, तो अपोजिट पोल पर अपने देख ला। अब यहाँ पर क्या होता है कि देखो दो एंड की बात करते हैं, यहाँ पर दो एंड के बारे में थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं कि जैसे देखो, जैसे ये है आपका सेंट्रोमियर और ये आपकी आर्म है, ये आर्म है, ये क्या है आपका सेंट्रोमियर। तो अगर सेंट्रोमियर जिसमें आगे की तरफ हो, अगर सेंट्रोमियर आगे की तरफ हो तो उसको बोलेंगे हम लीडिंग एज। क्या बोलेंगे, लीडिंग एज, है ना। और अगर जो आर्म है ये पीछे की तरफ हो, जो आर्म है ये कहां पर, बिहाइंड हो और पीछे की तरफ है, तो इसको बोलेंगे ट्रेलिंग बिहाइंड। क्या बोलेंगे उसको, ट्रेलिंग बिहाइंड। तो ये दो पॉइंट भी इसमें नजर आएंगे आपको, तो इसको भी अपन देख सकते हैं यहाँ पे, लीडिंग एज और ट्रेलिंग बिहाइंड यहीं पर लिखा होगा बेटा कहीं पर। तो देखो इसको, इसमें आपको लीडिंग, हाँ देखो ये लीडिंग एज और दूसरा क्या है, ट्रेलिंग बिहाइंड। तो ये देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि सेंट्रोमियर ईच एंड रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड द पोल, पोल की तरफ है तो लीडिंग एज, और आर्म क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड, पीछे की तरफ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेलिंग बिहाइंड बोलेंगे। अब इसके बाद क्या हुआ, आपका लास्ट फेज आई आपकी कौन सी, टीलोफेज। तो टीलोफेज में कुछ नहीं होना बेटा, टीलोफेज में भी ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, बस आपको इतने ही पॉइंट रखना है याद। तो क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट पोल। अब क्रोमोसोम का जो क्लस्टर हुआ ये कहाँ पर हुआ, अपोजिट पोल पर। देखो ये क्रोमोसोम यहाँ पर थे, ये क्रोमोसोम क्या हो गया, क्लस्टर होने लगे। एंड पोल एंड देयर आइडेंटिफाई लॉस्ट डिस्क्रीट एलिमेंट, इन्होंने क्या कर दिया, जो डिस्क्रीट एलिमेंट इसकी लॉस्ट कर दिया। एंड न्यूक्लियर इन्वेलप एंड डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम। अब यहाँ पर एक क्रोमोसोम था, इसके अराउंड क्या हो गया, न्यूक्लियर जो एनवेलप है ये क्या हो गया आपका, रीअपियर हो गया। एंड टू डॉटर निकुला एंड निकुलियस गोल्जी एपिटस एंड ईआर, तो ये फिर से आपके बन गए। तो इसके बाद आ जाएगी ये आपकी टीलोफेज। तो यहाँ पर पहले देखो, यहाँ पर पहले जब एनाफेज के बाद टीलोफेज होगा, और टीलोफेज जब होगा तो ये डायरेक्टली डिवाइड नहीं हुआ, पहले यहाँ पर फरो बनेगी। जैसे देखो ये यहाँ पर सब कुछ देखो, ये हो गया, ये दो आपकी डॉटर सेल बन गई, तो डायरेक्टली यहाँ पर नहीं होगा, सबसे पहले ये बनेगी फरो, है ना, ये फरो बनेगी कहाँ पे, एनिमल सेल में। तो एनिमल सेल में बनती है फरो, और अगर हम प्लांट सेल की बनती है तो यहाँ पर एक प्लेट बन जाती है, उसी को हम बोलते हैं सेल प्लेट बोलते हैं, है ना। तो उसके बाद फिर क्या होती है, ये सेल इस साइड टूट गई, ये सेल इस साइड, तो ये सेल इस साइड टूट गई और ये सेल इस साइड, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, है ना। तो ये टीलोफेज था, और इसके बाद साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का डिवीजन हो गया। देखो साइटोप्लाज्म में ये था, ये साइटोप्लाज्म डिवीजन हो गया, ये भी साइटोप्लाज्म था, ये डिवीजन हो गया। तो यहाँ पर प्लांट में बनती है सेल प्लेट, सेल वॉल विगिन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल प्रीकर्सर इज कॉल्ड सेल प्लेट। ये कहाँ पर होती है आपकी, प्लांट में होती है ना, इन प्लांट सेल। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में आपकी क्या बनेगी, फरो बनेगी। तो यहाँ पर लिखा होगा बेटा कि एनिमल सेल यहाँ पर क्या बनेगी आपकी, फरो बनेगी इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड फरो ग्रेजुअली डिपेंड द अल्टीमेटली ज्वाइन एंड डिवाइडिंग साइटोप्लाज्म। तो देखो ऐसी धीरे धीरे बनती जाएगी, और ये क्या करेगी, इसको अलग करने की कोशिश करेगी, सेल आपकी क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगे ना। तो अब सिग्निफिकेंस देखते हैं, इसके सिग्निफिकेंस क्या है किसके, माइटोसिस की। तो माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन यूजुअली रेस्ट्रिक्ट ऑफ द डिप्लॉयड सेल ओनली, एंड सम लोअर प्लांट एंड सम social insect haploid cell divide by mitosis, and mitosis is the result of the production of diploid cell। अब mitosis में आपकी diploid cell प्रोडक्ट हुई, है ना, मतलब ये एक सेल्स जब डिवाइड करेगी तो दो सेल्स बनेंगी। लेकिन म्यूसिस में आपकी बनती है फोर, म्यूसिस में बनती है फोर, म्यूसिस देखेंगे अपन, इसमें फोर सेल्स आपकी बनती है ना। तो म्यूसिस की बात करें तो ऑफ स्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, यहाँ पर दो गैमेट फ्यूज करते हैं, तो हैप्लॉइड सेल सेट क्रोमोसोम एंड formed from the specialized diploid cells, and the reduced chromosome number and half result production of haploid daughter cells and division is called meiosis। यहाँ पर म्यूसिस की बात करें, जैसे ये सेल है, पहले ही क्या करेगी भाई, म्यूसिस फर्स्ट करेगी, म्यूसिस फर्स्ट करेगी,
और म्यूसिस फर्स्ट किए तो इसकी जो डिवीजन रहेगा सेल का वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसी को हम बोलेंगे रिडक्शन डिवीजन। मतलब ये अगर यहाँ पर 46 क्रोमोसोम है, 23 यहाँ पर, 23 यहाँ पर। अब ये फिर करेगी आपका क्या, म्यूसिस सेकेंड। और म्यूसिस सेकेंड जस्ट लाइक द माइटोसिस, है ना, तो ये माइटोसिस जैसे है। तो बस माइटोसिस में क्या हुआ था, अगर एक सेल है तो 46 क्रोमोसोम है तो ये 46 ही डिवाइड करेगी, हाफ नहीं होता इसमें। लेकिन म्यूसिस फर्स्ट में क्या होता है, हाफ, रिडक्शन डिवीजन इसको बोलते हैं। और तो यहाँ पर 23 है तो यहाँ पर भी 23, यहाँ पर भी 23, यहाँ पर 23 तो यहाँ पर भी 23, यहाँ पर 20, तो 2 सेल बनी ना। ये इसमें क्रोमोसोम कितने, 46, इसमें भी कितने, 46। मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ, म्यूसिस फर्स्ट सेकंड और फाइनली हमारे क्रोमोसोम बन गए। मतलब यहाँ पर टोटल सेल्स कितनी बनी, 4, 1 2 3 4। क्रोमोसोम कितने हैं आपके, 46। तो म्यूसिस को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड, है ना। तो म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड, तो म्यूसिस ये फर्स्ट है और म्यूसिस सेकंड है। अब इनको भी हम देखेंगे, फाइनली इनको हम देखेंगे। इसको हमने 4 टाइप से फिर डिवाइड किया, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। ओके, और इन दोनों के बीच की स्टेज को, इस वाली स्टेज को, इसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या बोलेंगे इसको, इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस बोलेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते बेटा। म्यूसिस फर्स्ट। अब म्यूसिस फर्स्ट की बात करें तो म्यूसिस फर्स्ट में हमको क्या देखना है, इसकी 4 स्टेज की बात करना है। ओके, 4 स्टेज कौन कौन सी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोफेज फर्स्ट, है ना। सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट देखेंगे। प्रोफेज फर्स्ट इज द फर्स्ट म्यूरिक डिवीजन, टिपिकली लॉन्गर, थोड़ा सा ही लॉन्गर है, एंड मोर कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। अब माइटोसिस का जो प्रोफेज था वो तो सिंपल था, लेकिन थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसको हमने फिर से 5 क्लास में डिवाइड किया है। इसको प्रोफेज फर्स्ट को भी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, है ना। तो अपन देखते हैं अब इसके फर्दर 5 क्लास को। देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको डायग्राम से बताने की कोशिश करूँगा। ओके, देखो तो यहाँ पर एक डायग्राम ले लेंगे अपन, किसका, लेप्टोटीन का। फिर लेप्टोटीन के बाद ये जाइगोटीन के लिए डायग्राम हो जाएगा, प्रोटीन्स के लिए हो जाएगा। इस तरीके से अपन 5 डायग्राम बना लेंगे ताकि अंडरस्टैंड अच्छी हो सके। चलो, तो ये अपन 5 डायग्राम ले लेंगे। अब इसके बेस पर हम क्या कर देंगे, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखो, तो सबसे पहले अपन देखेंगे लेप्टोटीन। अब लेप्टोटीन में क्या है, देखो ये आपकी एनएम है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ओके, तो यहाँ पर 2n बराबर 46, लेकिन अपन ने 4 क्रोमोसोम को बताने की कोशिश की, है ना। तो यहाँ पर 2 क्रोमोसोम आपके पेरेंटल, चलो ये पेरेंटल बना लिए, है ना, फादर के क्रोमोसोम है। अब 2 क्रोमोसोम में डिफरेंट बना ले रहा हूँ, ये मदर के क्रोमोसोम है, ये मदर के क्रोमोसोम, ठीक है ना। यहाँ पर सेंट्रोमियर रहेगा, सेंट्रोमियर रहेगा और क्रोमोसोम क्रोमेटोफोर रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम आपको दिखेगा तो बीट्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे। सर बीट्स क्या होता है, मतलब ये कि हमको जैसे क्रोमोसोम, तो हमको इन पर छोटे छोटे डॉट डॉट दिखेंगे, तो इसी को हम बोलते हैं बीट्स लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम पे आपको वीड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, वीड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, है ना। फिर अच्छा, ये कौन सी फेज होगी आपकी, लेप्टोटीन। लेप्टोटीन आपकी हो गई। लेप्टोटीन में क्या है, स्टेज क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल एंड लाइट माइक्रोस्कोप एंड कॉम्पैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स कंटिन्यू थ्रू द लेप्टोटीन। अब इसके बाद आएगा आपका कौन सा, जाइगोटीन। इसके बाद देखेंगे अपन दूसरा जाइगोटीन। अब देखो जाइगोटीन स्टेज में क्या हुआ, अब जाइगोटीन स्टेज में हमने क्या लिया था, क्रोमोसोम लिए थे, कौन से, फादर के। अब देखो ये फादर का क्रोमोसोम है, ये फादर का, ये है ना, और 2 क्रोमोसोम किसके लिए, अपन ने मदर के लिए। तो ये मदर का क्रोमोसोम है ये, और ये क्या है आपका मदर का क्रोमोसोम है। अब देखो ये दोनों क्रोमोसोम आपस में मिलकर, ये फादर का है और ये मदर का है। अब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, और जैसे ही आपस में मिलेंगे, ये क्या हुआ, देखो आपस में मिल गए,
और इन्होंने आपस से मिलकर जैसे ये मिले तो इसी को बोलेंगे हम बाइवैलेंट टेट्राड, है ना। इसी को हमने क्या कहा, बाइवैलेंट टेट्राड। सर बाइवैलेंट क्यों कहा, क्योंकि बाय का मतलब होता है दो क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम, तो एक ये है एक है, दो क्रोमोसोम। सर टेट्राड क्यों कहा, टेट्राड, तो टेट्रा का मतलब क्या होता है 4, और इसमें क्रोमेटिड कितनी है 4। देखो दो इसमें है, एक क्रोमोसोम में कितनी क्रोमेटिड, दो, तो दो क्रोमोसोम, तो दो में कितनी हो जाएंगी 4, तो इसीलिए इसका नाम हुआ बाइवैलेंट और टेट्राड। फिर यहाँ पर क्या होता है भाई का, अच्छा सिस्टर क्रोमेटिड क्या है, तो देखो ये दोनों होती सिस्टर, ये भी और ये भी, ये दोनों अभी सिस्टर हैं, ये इसकी सिस्टर ये इसकी सिस्टर, लेकिन एक रेड वाला और एक ब्लैक वाला, इन दोनों को लेंगे तो ये हो जाएंगी आपकी नॉन सिस्टर हो जाएंगी, नॉन सिस्टर हो जाएंगे ना। तो जाइगोटीन में क्या है, ड्यूरिंग द स्टेज एंड स्टार्ट पेयरिंग, यहाँ पर देखो ये पेयरिंग स्टार्ट होगी आपकी, एंड प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिनेप्सिस, इसी को हम क्या बोलते हैं सिनेप्सिस, इसी पेयरिंग को हम क्या नाम देते हैं सिनेप्सिस। एंड कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्टेज इन क्रोमोसोम सिनेप्सिस इज अकम्पनीड फॉर्मेशन, देखो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है और उसी का नाम क्या होता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना और इसी को हम क्या नाम देंगे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। एंड कॉम्प्लेक्स फाउंड बाय द पेयर ऑफ सिनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवैलेंट, इसी को हमने क्या कहा बाइवैलेंट कहा, इसी को हमने क्या कहा टेट्राड कहा। एंड मोर क्लियरली विजिबल एंड नेक्स्ट स्टेज, लेकिन यहाँ पर ये अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगली स्टेज में आएगा जब पैकेटीन, तो यहाँ पर आपको ये और अच्छा दिखेगा। एंड द फर्स्ट टू स्टेज ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड एंड नेक्स्ट स्टेज अपनी क्या जाएगी आपकी पैकेटीन। ओके, तो बस यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या हुआ आपका सिनेप्सिस हुआ, सिनेप्सिस, और आपका सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है ना। तो बस ये दो बात ध्यान रखना किसमें, जाइगोटीन में। तो लेप्टोटीन जाइगोटीन हो गई। अब थर्ड स्टेज करते हैं अपन स्टार्ट, क्या पैकेटीन, पैकेटीन, तो ये हो जाएगी आपकी पैकेटीन। अब देखो पैकेटीन में क्या होगा, फिर से वही क्रोमोसोम आप बना लेंगे ना, ये दो क्रोमोसोम, ये फादर का, ये फादर का, और यहाँ पर आपको बनाना है मदर का, ये मदर का, ये मदर का, ये मदर का, ये मदर का ना? तो मदर और फादर का इन क्रोमोसोम को हम थोड़ा सा क्या कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे। देखो ये इनको हमने बड़ा कर लिया, तो जैसे ही बड़ा करेंगे तो आप खुद समझ पा रहे होगे कि यहाँ पर हमने इसको क्या किया, बड़ा कर दिया। तो यहाँ पर हमको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कैसा, एक्स जैसा, देखो ये एक्स जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। तो ये एक्स जैसा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो ये क्या है, क्रॉसिंग ओवर है। ये क्या है आपका क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बन गए थे आपके, ये बीच में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बन गए थे, इन्हीं को हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। और यहाँ पर ये दोनों जब एक्स लाइक स्ट्रक्चर बने उसको हमने क्या कहा, क्रॉसिंग ओवर। तो पैकेटीन में बस क्रॉसिंग ओवर हुआ। देखते हैं कि द पैकेटीन 4 chromatid and the each bivalent chromosome become distinct and clearly appear the tetrad and this stage रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कौन हो जाएगा, ये देखो ये यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स हो जाएंगे ना, ये समझ पा रहे हैं ना, दोनों क्रोमोसोम के बीच में। रिकॉम्बिनेशन एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन नॉन सिस्टर, लेकिन ये ध्यान रखना क्रॉसिंग ओवर किस किस के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो नॉन सिस्टर कौन सी, क्योंकि इन दोनों की तो हो जाएंगी सिस्टर, इसकी भी सिस्टर, लेकिन एक रेड और दूसरा ब्लैक, तो इसको अपन क्या बोलेंगे नॉन सिस्टर। तो नॉन सिस्टर के बीच में हुआ क्रॉसिंग ओवर, क्या है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब जो एक्स बन रहा तो ये स्टाइल के नहीं बन रहा, यहाँ पर जो फादर के क्रोमोसोम और मदर के इन दोनों क्रोमोसोम जब जुड़े तो यहाँ पर मटेरियल एक्सचेंज हुआ, तभी तो जब हम लोग बनते हैं, हम लोग जब बने तो हम लोग क्या होते हैं, ना तो एग्जैक्टली पापा जैसे होते हैं ना एग्जैक्टली मम्मा जैसे होते हैं, हम लोगों में दोनों के मिक्स करेक्टर आते हैं। और मिक्स करेक्टर क्यों की वजह से आए, क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल मिल रहा है ना, तो यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है ना, तो यही क्या है आपकी क्रॉसिंग ओवर है, समझ पा रहे हैं ना। इसके बाद देखो अब क्रॉसिंग ओवर अपन ने करा दिया, अब इसके बाद आएगी आपकी नेक्स्ट, तो क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या है, क्रॉसिंग ओवर इज द आल्सो एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस एंड एंजाइम इन्वॉल्व इन द साइट रिकॉम्बिनेस, यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम करेगा आपका, रिकॉम्बिनेस। एंड क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन जेनेटिक मटेरियल एंड टू क्रोमोसोम, और उसके बाद एंड ऑफ पैकेटीन लिविंग एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अब हम देखते हैं डिप्लोटीन ना,
डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन में क्या हो जाएगा, ये क्रॉसिंग ओवर जो हुआ है अब ये अलग होगा, तो इसी स्टेज को हमने क्या बोला, डिप्लोटीन, है ना। तो ये डाइकाइनेसिस, डिप्लोटीन फिर डाइकाइनेसिस देखेंगे। तो डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, अब जो आपका सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था तो उसको हम क्या करेंगे, डिसोल्यूट करेंगे, मतलब ये धीरे धीरे हटेगा, डिसोल्यूशन होगा, है ना। तो ये डिसोल्यूशन हुई, यहाँ पर जो आपके सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बने थे ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, हटेंगे, ये दूर दूर हो गए, ये भी। तो डिसोल्यूशन होगा तो कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी ऑफ द रिकॉम्बिनेशन homologous chromosome bivalent separate and each except site of crossing over and the X shape structure is called chiasmata। तो जो X shape structure जब डिसॉल्व हुआ तो उससे जो बना तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, chiasmata। क्या बोलेंगे, chiasmata। मतलब यहाँ पर आपको ध्यान रखना chiasmata के बारे में, यहाँ पर क्या ध्यान रखना आपको, क्रॉसिंग ओवर के बारे में ना। फिर इसके बाद एक और लास्ट से जाएगी काइजमेटा के बाद, यहाँ पर डाइकाइनेसिस, ये डाइकाइनेसिस आएगी। तो डाइकाइनेसिस में क्या हो जाएगा, जो आपका बना हुआ था ये मटेरियल, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा अलग अलग हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और काइजमेटा जो टर्मिनेट हुआ तो उसी को बोलेंगे टर्मिनेशन ऑफ काइजमेटा, है ना। तो डाइकाइनेसिस दिस मार्क द टर्मिनेशन ऑफ काइजमेटा ड्यूरिंग द फेज chromosome are the condensed and mitotic spindle as assembles prepare homologous chromosome and for separation, and the dikinesis the nucleus disappear and nuclear envelope break down and represent transition of metaphase। अब इसके बाद चलेगा आपका मेटाफेज। तो बस ये स्टेज फिर से आपकी शुरू हो जाएंगी। अगर हम मेटाफेज की बात करें तो मेटाफेज में क्या है, द बाइवेलेंट क्रोमोसोम क्या हो गए आपके अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट and the microtubules from opposite pole spindle attached to the current core of homologous chromosome, ये फिर से अलाइन हुए हैं आपके इक्वेटोरियल प्लेट पे। एनाफेज फर्स्ट में क्या आ जाएगा, homologous chromosome separate, homologous chromosome ये सेपरेट हो गए, while sister chromatid remain associate their centromere, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पर क्या है, एसोसिएटेड है। एंड टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपियर हो जाता है, साइटोकाइनेसिस फॉलोड होती है, इसको हम बोलते हैं डायोड ऑफ सेल। क्या बोलते हैं, डायोड ऑफ सेल। ऑल्सो इन मैनी केस ऑफ क्रोमोसोम डू नॉट अंडरगो सम डिस्पर्सन एंड डू नॉट रीच एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ द इंटरफेस न्यूक्लियस। तो ये हो जाएगी आपकी क्या, टीलोफेज फर्स्ट। अब म्यूसिस फर्स्ट जस्ट लाइक ऑफ प्रोफेज माइटोसिस, यहाँ पर म्यूसिस सेकेंड इज इनिशिएट immediately after cytokinesis, usually before the chromosome have fully elongated and contrast to meiosis first and meiosis second resemble in normal mitosis। तो ये normal mitosis की तरह है। फिर meiosis metaphase second at the stage align at the equator and opposite pole spindle get attached to the kinetophore। फिर anaphase second में यहाँ पर splitting of centromere holding the sister chromatid and allowing move toward the opposite pole and cell। तो ये इसमें हो जाएगी आपकी। फिर आ जाएगा आपका क्या, टीलोफेज। टीलोफेज में meiosis end with the telophase second and which two group chromosome align get increased and equally envelop cytokinesis follow result of the formation tetrad, example 4 haploid cell बन जाएंगी यहाँ पर, है ना। अब देखते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ meiosis। तो meiosis is mechanism by which conversion of a specific chromosome number of the each species is achieved across the generation of the sexually reproducing organism, even though the process per paradoxically result in the reduction of chromosome number by half। तो यहाँ पर क्रोमोसोम रिडक्शन क्या हुआ था भाई, हुआ था जिसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए थे, हाफ, क्योंकि 46 से कितने हो गए, 23 हो गए थे, है ना। फिर जब इनमें माइटोसिस सेकेंड हुआ था तो फिर फाइनली and increase the genetic variability and population of organism one generation to next, and variation is important process of the evolution। तो variation evolution का important process है। तो जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट था तो वहाँ पर मैंने बताने की कोशिश की। ओके, तो आई थिंक आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर चैप्टर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड थैंक यू so much बच्चों।